नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। आज के इस सेशन में हम देखेंगे DSSB नर्सिंग ऑफिसर 2022 के लिए पार्ट 1 से कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आज तक के एग्जाम्स में भी आ रखे हैं और उससे भी परे कुछ क्वेश्चंस जो कि संभावित हैं, मोस्ट प्रोबेबल हैं एग्जाम्स के लिए। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। सबसे पहले हम देखेंगे लॉजिकल रीजनिंग से कुछ क्वेश्चंस और आपको डेटा इस तरीके से लॉजिकल रीजनिंग में इंटरप्रेट करना होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन को देखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसका आंसर क्या होगा। बाई इंटरचेंजिंग द गिवन टू नंबर्स, यानी कि दो नंबर दी गई हैं उनको आपको इंटरचेंज करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी इनकरेक्ट, यानी इनमें से कौन सा इक्वेशन जो है वो गलत हो जाएगा। और जो दो नंबर आपको इंटरचेंज करनी है वो कौन सी है, 5 और 2। कहने का मतलब क्या है, एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि इन इक्वेशंस में 5 और 2 जहां जहां पर भी लिखा हुआ उनको इंटरचेंज कर दीजिए। मतलब जहां पर 5 लिखा है वहां पर 2 लिख दीजिए, जहां पर 2 लिखा है वहां पर 5 लिख दीजिए और फिर चेक कीजिए कि ये आपका जो इक्वेशन है वो सही है या नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इतना भी नहीं है कि आपको अपने निर्धारित समय से ज्यादा समय लग जाए। सबसे पहला इक्वेशन देखिए और इसको क्या करना है भाई, इसको क्या करना है आपको। यहां पर तो हमारे पास में बोर्ड पे मैं यहीं पर चेंज कर सकता हूं, लेकिन आपके पास में तो एग्जाम में पेपर पे आपको करना होगा। तो ऑब्वियस सी बात है आप इसको रीराइट करना पड़ेगा। रीराइट करोगे आप ए वाले ऑप्शन में इक्वेशन को, तो 6 + 8 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 2 की जगह आपको 5 लिखना है क्योंकि इंटरचेंज करना है 5 से, अपॉन 4 -5 की जगह आपको 2 लिखना है। और देखिएगा कि इसका आंसर 14 आ रहा है। क्या आ रहा है तो ठीक है, लेकिन आपको इनकरेक्ट देखना है इनमें से। देखिएगा आप किसके हिसाब से, बोर्ड मास के हिसाब से आप देखिएगा भाई। बोर्ड मास आपको क्या, अगर 2 नंबर कंटिन्यूटी में है तो आपको डिवीजन और मल्टीप्लाई जो है वो एक साथ में आप कर सकते हैं। यहां पर देखिएगा आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड जो है वो दोनों एक साथ में है, तो यहां पर आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि पहले डिवाइड करें और बाद में क्या करें, आप मल्टीप्लाई करें। ठीक है, इसमें कोई टेंशन की जरूरत नहीं है कि आपको 5 को पहले 4 से आप डिवाइड करोगे तो 1.25 आएगा और फिर आप उसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा। आप देखिए 8 × 5/4, ठीक है ना जी, 10 आ गया। क्लियर है, ऐसे भी 10 ही आ रहा था। आप इसका भी रूल का हमेशा दिमाग में रखिएगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड एक साथ में आ रहे हैं तो आप पहले कुछ भी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। आप देखिए भाई ये 8 × 5 = 40 को 4 से डिवाइड करोगे तो 10 आएंगे। इसकी वैल्यू क्या आ गई भाई, 10 आ गई। 6 + 10 - 2। अब क्या करोगे भाई, आप पहले प्लस कर लोगे बाद माइनस कर लोगे। 16 में से 2 गए, 14 आ गए और यहां पर ये करेक्ट है। इसका मतलब आपका ऑप्शन सही नहीं है ये, क्योंकि आपको तो इनकरेक्ट आपको यहां पर देखना है। दूसरे ऑप्शन पे आइए भाई, आप 8 + 6 मल्टीप्लाई बाई 5, क्योंकि 2 को इंटरचेंज करना है, अपॉन क्या भाई 2 - 4। हमने कहीं पर गलत लिखा क्या, जी नहीं लिखा। जो एग्जाम ने क्वेश्चन दे रखा है वही हमने किया है। अभी देखिए आप मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों एक साथ में है तो 1% भी टेंशन आपको नहीं लेनी है, कर लीजिएगा। 6/2, 6 जो 2 से कट गया 3 और 15 आ गया। 8 + 15 - 4, 23 में से 4 जाएंगे 19 आएंगे। 19 ही है यहां पर। ये भी आपका इक्वेशन जो है करेक्ट है, आपको इनकरेक्ट देखना है तो ये नहीं हुआ आंसर। सी को देखिए भाई, 2 की जगह 5 लिखना है, 5 × 8। 2 की जगह 5 लिखना है, 2 + 8 × 7 अपॉन 4 - 2। देखिएगा अभी भी मल्टीप्लाई और डिवाइड एक साथ में है, एग्जामिनर ने दे रखा है, अदरवाइज तो आपको क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। पता है भैया आपको। 14 आ गया, 5 + 14 - 2, 19 में से 2 गए, 17 आ गए। 17 करेक्ट है, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। चौथा ऑप्शन आपको देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी आप चेक कर लीजिएगा कि सही है या नहीं है। 5 की जगह 2 लिखिए, +5 × 6/4 - 1, दोनों एक साथ में आ रहे हैं ना भाई। 6 × 5 30 है, 30 को 4 से डिवाइड करोगे 7 × 28, 2 आया भाई, 7.5 हो गया दोस्तों। अब यहीं पर आपको देख लीजिएगा कि आंसर आ ही नहीं पाएगा। 7.5 और 2 9.5 और -1 होगा तो 8.5 आंसर आ रहा है। यही ऑप्शन इनकरेक्ट है, मतलब कि यही इक्वेशन इनकरेक्ट है, इसका मतलब ऑप्शन यही करेक्ट है।
ऐसा क्वेश्चन आपको DSSB की अलग अलग एग्जाम्स में लगभग देखने को मिलेगा, इसलिए ऐसे क्वेश्चन की आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस होनी ही चाहिए। आई होप किसी को भी दिक्कत नहीं होगी ऐसा कोई क्वेश्चन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रीड कर रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स KOM, LPN, TIP, और यहां पर क्या आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, उन्होंने KOM को अगर LPN मतलब जो रिलेशन KOM और LPN में है वही रिलेशन जो हो TIP और इनमें से किस ऑप्शन में है। देखिएगा, मैंने आपको शुरू में ही बार बार बोला है, आपको ABCD सही क्रम में और विपरीत क्रम में अच्छे से याद होनी चाहिए। मतलब कि आपको ABCD, आप बोलोगे सर क्या बच्चों की तरह से सिखा रहे हो, मैं भी कह रहा हूं आपको, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको पता होना चाहिए। जो बचपन में आप एक फार्मूला, जो बचपन में बच्चों के साथ में आप एक खेलते थे ना, गेम खेलते थे, अंग्रेजी को 11वां अक्षर के वह, मारवाड़ी लोग मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं ना, अंग्रेजी शब्दावली में 11वां अक्षर के वह, तो भाई उसका आंसर क्या होता था, के ही होता था। तो आपको पता होता था कि 11वां अल्फाबेट जो आ रहा है के आ रहा है। इस तरीके से आपको हर अल्फाबेट का लगभग इस तरीके से प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हर अल्फाबेट का आपको नंबर याद हो जाए। के बाद में क्या आता है भाई, एल आता है, मतलब +1 कर दिया। ओ के बाद में क्या आता है भाई, पी आता है, +1 कर दिया। एम के बाद में क्या आता है भाई, एन आता है, मतलब +1 कर दिया। इसका मतलब KOM और LPN में +1 का रिलेशन है इनके अल्फाबेट्स में। तो TIP क्या करेंगे भाई, +1 +1 +1 करते जाइए। T के बाद में क्या आता है, STU, U आता है। GHIJ, J आता है। P के बाद में LMNOP, Q आता है। देखिएगा UJQ कहीं पर आ रहा है क्या, G आ रहा है। आपका आंसर करेक्ट हो गया। इन लॉजिकल रीजनिंग में लगभग जो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं रिलेशन वाले, वो उनमें से 90% क्वेश्चन तो इसी तरीके के आते हैं कि जो ये एक अल्फाबेट है और नेक्स्ट अल्फाबेट से जिससे रिप्लेस किया गया, जिससे रिलेशन दिखाया गया है, उनमें किसी न किसी प्लस का रिलेशन है या माइनस का रिलेशन है। हमेशा दिमाग में आप ये चीज ध्यान में रखते चलिएगा। और ये चीजें कब आपके दिमाग में आएंगी, जब आप रोज ऐसे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से करते रहोगे। हमारा एक ही मकसद है दोस्तों, आप लोगों को DSSB के लिए इस लेवल पर गाइड कर देना कि आप क्वेश्चन देखते ही समझ जाएं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, ये TGT DSSB TGT कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन क्या रीड कर रहा है, रमेश इज फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा लॉजिकल रीजनिंग में। लॉक कर लीजिएगा, वेस्ट की तरफ में फेस कर रखा है, 20 किलोमीटर चला और तब क्या किया उसने, 90 डिग्री से मुड़ गया। कैसे, क्लॉकवाइज, और अगेन रोटेट हो गया 295 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। अब कौन सी डायरेक्शन में उसका फेस है ये आपको देखना है। क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, बहुत इजी है दोस्तों। कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत इजी है। क्या किया, रमेश फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट साइड, वेस्ट की तरफ भाई पेपर पे आप ये कोई पॉइंट बनाएंगे, ऊपर की साइड में नॉर्थ है तो उसके अपोजिट में क्या हो गया, साउथ हो गया। हमेशा दिमाग में रखिएगा। आपके राइट हैंड पे क्या है भाई, ईस्ट है, तो वेस्ट हैंड, लेफ्ट हैंड पे क्या हो गया, वेस्ट हो गया। ये तो हमेशा आपको किसके बारे में दिमाग में रखना है, पेपर पर जो डायरेक्शंस होती हैं वो आपके दिमाग में अच्छे से होनी चाहिए कि डायरेक्शंस ऐसे ही होती हैं। रमेश क्या कर रहा है भाई, वेस्ट की तरफ में मुंह है और क्या किया उसने, 20 किलोमीटर तक चला। ये रमेश है और इसका मुंह है किधर की साइड में, वेस्ट की साइड में, इधर की साइड में दोस्तों, इधर ही चलाओ। कितना चलता चला गया अभी, 20 किलोमीटर तक ये चलता चला गया। क्लियर है यहां तक। तो क्या हुआ, देन रोटेट हो गया 90 डिग्री से। 90 डिग्री से रोटेट इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। मानते हो क्या इस चीज को, जी मानते हैं। अब कौन सी डायरेक्शन में होना है बताया है क्या इसने, जी बताया, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी, ये देखो दिस इज क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है।
एंटी क्लॉकवाइज कौन सा हो गया? घड़ी की उल्टी दिशा में, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। इसने क्या बोला? क्लॉकवाइज का मतलब इधर की साइड में, यानी इधर की साइड में 90 डिग्री से रोटेट हो गया, मतलब पूरा का पूरा इस तरीके से। अब मुंह हो गया इसका, इधर चला नहीं है, इधर की तरफ में मुंह हो गया, किधर की साइड में भी? नॉर्थ की साइड में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसने मुड़ गया, केवल मुड़ा है भाई वो। एंड देन अगेन रोटेटेड बाय 295 डिग्रीज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दोस्तों 295 डिग्री का एंगल और बना दिया। अब वापस ये कैसे हो गया भाई? इस साइड में हो गया। किस साइड में? मुंह जो है अभी इधर कर रखा था, अब कैसे कर लेना भाई? इधर की तरफ में कर लेगा। कैसे होगा? 295 डिग्री पे कैसे मुड़ेगा? आप ये सोचिए, दो तरीके से। पहला तरीका आप सोचिए, वापस यानी एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर मुड़ेगा ना, तो 90 डिग्री तो वापस आ गया, तो वापस वहीं का वहीं आ गया। 90 डिग्री वापस वहीं का वहीं आ गया, मतलब कहां पर? जहां पर जैसे था वैसे का वैसा हो गया 90 डिग्री आकर के। तो क्लियर है? इसमें से 90 डिग्री माइनस कीजिए, 205 डिग्री। 205 डिग्री और घूमिए भैया इधर में, इधर में। आप देखिए दोस्तों, किसी भी बिंदु पर बनने वाला एंगल 180 डिग्री होता है, मतलब कि 180 डिग्री एंगल तक घूमेगा, तब तो देखो मुंह इधर हो गया। अब कितना और बचा भाई? 25 डिग्री और बचा। तो 25 डिग्री का मतलब थोड़ा सा इधर और आ गया जी, ये 25 डिग्री, मतलब ये नॉर्थ साइड थी, ये ईस्ट साइड थी। अब देखो आपका फेस किधर हो गया? नॉर्थ ईस्ट की तरफ में हो गया है। कहीं से कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये। वापस समझिएगा इसको एक ही भाषा में, क्या कि 20 किलोमीटर चला, किधर की साइड में? वेस्ट साइड में। रमेश इधर चला भाई 20 किलोमीटर तक, ठीक है, यहां पहुंच गया। मुंह किधर कर लिया? 90 डिग्री मोड़ लिया, किधर की साइड में? क्लॉकवाइज में। क्लॉकवाइज का मतलब इधर की तरफ में, तो मतलब अब मुंह है इधर की तरफ में। अब बोला कि एंटी क्लॉकवाइज 295 वापस माइनस हो जाइए, तो 90 डिग्री तक तो सेम उसी जगह पर आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है जी। बच्चा कितना? 205। 205 वापस घूमेंगे तो भैया 180 डिग्री ये आ गया, नॉर्थ इधर की तरफ में होने, ऐसे घूमते घूमते इधर करेगा तो 180 डिग्री पर तो इस साइड में आ जाएगा। कौन सी साइड है भाई? ये ईस्ट की साइड है। बच्चा 25 डिग्री और 25 डिग्री में लगभग इधर हो जाएगा। इसका मतलब ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन हो गई। 1% भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। इसको लेकर के राइट एंगल ट्रायंगल के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको डिस्टेंस भी पूछता है। ऐसे क्वेश्चंस भी हम बहुत सारे करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। हाइट ऑफ 6 कप्स। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बता रखा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है और आपको ध्यान देना है। 6 कप्स की हाइट बता रही है, और कप्स का नाम क्या है? HRSTVX। देखो ये है कप्स, HRSTVX। ये 6 कप हैं और इनकी हाइट को कंपेयर कर रखा है, और हम भी कंपेयर करेंगे यहां पर। हाइट ऑफ एक्स इज मोर देन एटलीस्ट 2 कप्स। कम से कम 2 कप से ज्यादा हाइट है किसकी? एक्स की। किससे है नहीं बता रखा तो रुक जाते हैं, कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे अगर कहीं बनेगा इक्वेशन तो। हाइट ऑफ v इज मोर देन x। v की हाइट को किससे ज्यादा बता रखा है भाई? x से ज्यादा बता रखा है, लेकिन लेस देन s। v की हाइट x से ज्यादा है, तो मतलब जिसकी ज्यादा उसको ऊपर लिख दिया। v की हाइट x से ज्यादा है जी, ठीक है, लेकिन s से कम है। v की हाइट s से कम है। इनके बीच में भी कोई कुछ हो सकता है क्या? जी हो सकता है, नहीं बता रखा, देखेंगे अभी। हाइट ऑफ r इज मोर देन h। r की हाइट जो है h से ज्यादा है। यहां पर r और h अभी आए नहीं है, तो भैया इसको भी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इफ द हाइट ऑफ t इज मैक्सिमम। t की हाइट सबसे ज्यादा है। अब की बार पता लग गया जी हमें एक चीज और, t की हाइट सबसे ज्यादा है। r और h यहां पर सिनारियो में कहीं पर भी नहीं आए, लेकिन वापस चलिए आप। हाइट ऑफ x इज मोर देन एटलीस्ट 2 कप्स। x की हाइट 2 कप से ज्यादा है, इसका मतलब वो 2 कप कौन से हैं? r और h हैं। अब और r h में कौन दो किससे कहां पर आएंगे? h से नीचे, x से नीचे आएंगे r और h। लेकिन ये हमने सही लिखा है क्या? देख लेते हैं। हाइट ऑफ r इज मोर देन h, सही लिख दिया भैया हमने। h की r की हाइट जो हो h से ज्यादा है। क्रम क्या हो गया? t की हाइट सबसे ज्यादा, जी ठीक है। वापस मिला लीजिए क्वेश्चन को। x की हाइट कम से कम 2 कप से ज्यादा है, x की हाइट 2 कप से ज्यादा है, करेक्ट है। हाइट ऑफ v मोर देन x। v की हाइट x से ज्यादा, ठीक है, बट लेस देन s। s से कम है तो s की हाइट इससे ज्यादा होगी। हाइट ऑफ r इज मोर देन h। हाइट r की हाइट जो हो h से ज्यादा है, ठीक है जी। इफ द हाइट ऑफ t इज मैक्सिमम, t की हाइट सबसे ज्यादा है, कौन से फॉलोइंग सीक्वेंस जो हैं वो करेक्ट हैं? देखते जाइए।
आर की हाइट एक्स से कम है क्या? आर की हाइट एक्स से कम है, जी है। एक्स की हाइट वी से कम है क्या? एक्स की हाइट वी से कम है। करेक्ट हो गया, ऑप्शन 1 करेक्ट है, मतलब स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। एच की हाइट आर से कम है क्या? एच की हाइट आर से कम है, जी है, ठीक है। आर और एक्स की बराबर है क्या? आर और एक्स की बराबर तो नहीं है, एक्स की बता रखी थी भैया ज्यादा है। होल्ड कीजिए भैया इस क्वेश्चन को, रीजन बताएंगे हम क्यों होल्ड करना है। करना तो नहीं था, स्टेटमेंट तो गलत हो गया, लेकिन अब क्या करना है देखिएगा आप। आर की हाइट एक्स से कम है क्या? आर की हाइट एक्स से क्या है? कम है, जी है। एक्स की हाइट एच से कम है क्या? एक्स की हाइट एच से कम है, ऑप्शन करेक्ट। ऑप्शन ये स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 3 करेक्ट है। ओनली 3 नहीं, बोथ 2 एंड 3 जी नहीं, ओनली 2 जी नहीं, 1 2 एंड 3, ऑप्शन 1 एंड 3 ही करेक्ट था। अब इसने ऑप्शन 2 को करेक्ट कर दिया, क्या कह सकते थे, लेकिन यहां पर ये ऑप्शन हमारे हिसाब से करेक्ट नहीं है। क्यों? इन्होंने क्या बोला? एक्स की हाइट जो है वो कम से कम 2 कप से ज्यादा है। एक्स की हाइट कम से कम 2 कप से ज्यादा, तो आर की हाइट इसके बराबर नहीं हो सकती, लेकिन अब ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन आपको यही करेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि पता नहीं अब एग्जाम में उसमें क्या मार्क्स दिए होंगे उन्होंने कैंडिडेट्स को, लेकिन अगर आपको ऑप्शन यहां पर करेक्ट करना है तो ऑप्शन 3 ही करेक्ट होगा। अगर आप इसका कहीं पर बुक रेफरेंस में जाएंगे, वो क्या बोलेंगे आपको? एक्स की हाइट आप आर के बराबर मान सकते हो। नहीं मान सकते भाई, क्यों नहीं मान सकते? क्लियर कर लिखा है, हाइट ऑफ एक्स इज मोर देन एटलीस्ट 2 कप्स, कम से कम 2 कप से ज्यादा है किसकी हाइट? एक्स की हाइट। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट हो गया है यहां पर। दोस्तों कुछ एक चीजें एडजस्ट हो जाएं एक बार, बड़े ही फ्लो में आने वाले हैं। आप सोचोगे सर क्या मिसलेनियस क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं। हम आपको अभी भी बार बार बोल रहे हैं कि साथ साथ चलते जाओगे, कम से कम ये चीजें कर लोगे और अपने हिसाब से पढ़ते गए तो कोई नहीं रोकने वाला। और इस वीक में आपको स्ट्रेटजी के साथ में आएंगे कि कैसे पढ़ाई करनी है। हिंदी के कुछ 5 क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से पर्यायवाची शब्द नहीं है, ज्ञात कीजिए। किसका भी? कमल का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है इनमें से? शतदल जो है वो कमल का पर्यायवाची शब्द है। राजीव जो है कमल का पर्यायवाची शब्द है। पंकज जो है वो कमल का पर्यायवाची शब्द है। ध्रुव जो है वो कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पर्यायवाची शब्दों की पूरी लिस्ट के साथ में आएंगे। किसी स्थान, वस्तु, विशेष, किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं भाई? संज्ञा की डेफिनेशन लग रही है, लेकिन सारी की सारी संज्ञाएं हैं। व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष, किसी पर्टिकुलर चीज की बात हो रही है तो एग्जैक्टली इस बात है भैया व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात कर रहे हैं हम, ना कि जातिवाचक की, द्रव्यवाचक की या समूहवाचक की। समूहवाचक तो हो ही नहीं सकता, द्रव्यवाचक नहीं हो सकता, जातिवाचक भी नहीं हो सकता। जातिवाचक हमेशा दोस्तों ग्रुप को बताती है। इसका मतलब किसी पर्टिकुलर वस्तु की या स्थान की या व्यक्ति की बात हो रही है तो वो हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए दोस्तों। सही कौन सा लिखा हुआ? आप अगर हिंदी पढ़ते हैं, सामूहिक नहीं होता, सामूहिक ऊ छोटा नहीं होता, ही बड़ा नहीं होता, सामूहिक नहीं होता, सामूहिक होता है, पता है सब लोगों को। क्वेश्चन है हमारे पास में, इसलिए आप लोगों के साथ में शेयर कर लिया है। इनमें से उपयुक्त विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। राम ने एक चॉकलेट के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। दोस्तों छोटे छोटे टुकड़े हम कैसे लिखते हैं? छोटे छोटे टुकड़े हम कैसे लिखते हैं भाई? छोटे छोटे ऐसे लिखा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से कुछ क्वेश्चंस देखिए। चूज दैट वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस किलिंग ऑफ ए गॉड, यानी कि किलिंग ऑफ गॉड को क्या बोला जाता है? भगवान को मारा जा सकता है क्या? लेकिन उसके लिए पर्टिकुलर शब्द तो है। किसी डिवाइन थिंग को किल करना, किसी डिवाइन थिंग को डिस्ट्रॉय करना। क्वेश्चन क्या है? किलिंग ऑफ गॉड, किसी भी डिवाइन थिंग को, डिवाइन थिंग यानी भगवान से रिलेटेड थिंग जो वस्तु है उसको डिस्ट्रॉय करना, भगवान को किल करना, या किलिंग ऑफ गॉड, उसके लिए क्या वर्ड है दोस्तों? डाइसाइड। आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं और लगभग इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। क्या कहते हैं दोस्तों उसको? डाइसाइड। क्या मतलब डाइसाइड का? किलिंग ऑफ गॉड, किलिंग ऑफ ए डिवाइन थिंग, किलिंग ऑफ ए डिवाइन बीइंग, बेटर थिंग की बजाय बेटर बीइंग, डिवाइन बीइंग, यानी डिस्ट्रॉयर ऑफ गॉड, इसको हम क्या बोलते हैं? डाइसाइड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
In the following question, out of the given 4 alternatives, select the alternative which best expresses the meaning of the idiom phrase to break the ice. To break the ice का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? आप समझ लीजिए 4-5 दोस्त बैठे हैं, 8-10 दोस्त बैठे हैं, एकदम सुनने से बैठे हैं, कोई बातचीत नहीं हो रही। जो व्यक्ति सबसे पहले बातचीत की पहल करे, बातचीत करना शुरू करे, उसी को हम बोलते हैं टू ब्रेक द आइस। सबसे पहली बात, जो वर्ड मीनिंग है टू ब्रेक द आइस का मतलब बातचीत की शुरुआत करना। किसी भी मीटिंग में, किसी भी प्रेजेंटेशन में बातचीत की शुरुआत करना ही क्या कहलाता है? टू ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस का प्रयोग हम कहां पर और कहां पर करते हैं? किसी पार्टी में, किसी मीटिंग में कुछ बात चल रही है और लोगों को रिलैक्स करने के लिए, जो नई बात शुरू की जाए, जो अलग से बात शुरू की जाए, जो अलग से पहल की जाए, चुटकुलों की शुरुआत की जाए, उसे भी हम क्या बोलेंगे? टू ब्रेक आइस बोलेंगे, टू ब्रेक द आइस। ऐसे ही टू मेक ए स्टार्ट को भी हम क्या बोलेंगे? टू मेक ए स्टार्ट को भी क्या बोलेंगे? टू ब्रेक द आइस। ऐसे ही रिजर्व जो कंडीशन है, रिजर्व सिचुएशन है कि कोई बात ही नहीं कर रहा, हम नहीं बोलते यार वो रिजर्व किस्म का बंदा है, जो बातचीत नहीं करता हो, बहुत ज्यादा रिजर्व है, जो ज्यादा बातचीत नहीं करता है, उसको हम बोलते रिजर्व। टू ओवरकम ए रिजर्व, टू ओवरकम ए रिजर्व। देखो, टू अनफ्रीज समथिंग, जी नहीं। टू मेक एन एंड कहीं से भी नहीं, द लास्ट ऑप्शन जी नहीं। टू ओवरकम द रिजर्व, यानी कि जो बातचीत नहीं हो रही थी उससे बाहर आना, बातचीत शुरू करना, उसी को हम बोलते हैं टू ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस का मतलब हमने एक एक चीज आपको बता दी। पहल करना, शुरुआत करना, किसी मीटिंग के बीच में, किसी पार्टी के बीच में लोगों को रिलैक्स करने के लिए बातचीत का शुरुआत करना। टू मेक ए स्टार्ट, टू ओवरकम द रिजर्व। ये सारे के सारे मीनिंग है किसके? टू ब्रेक द आइस के। और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है ये एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, सेलेक्ट नो इंप्रूवमेंट। एक सेंटेंस दे रखा है आपको कि द प्रोफेशन यू चूज डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट फील्ड, और इसको अंडरलाइन कर रखा है, बोल रखा है कि ये जो इंटरेस्ट फील्ड है वो सही लिखा हुआ है क्या? अगर सही लिखा हुआ है तो किसी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, नहीं लिखा हुआ तो इसको इंप्रूव कीजिए और प्रॉपर वर्ड लिखिए। क्या लिखा है? इंटरेस्ट एरिया, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, ऑफ तो वैसे ही गलत हो गया, फील्ड ऑफ इंटरेस्टिंग गलत है दोस्तों, नो इंप्रूवमेंट। ये दो चीजें दोस्तों, या तो इंटरेस्ट फील्ड सही लिखा हुआ है या इंटरेस्ट का एरिया जो है वो सही लिखा हुआ है। इंटरेस्ट एरिया का मतलब क्या होता है? कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट, कोई पर्टिकुलर एक्टिविटीज का जो ग्रुप है वो चीज, कोई पर्टिकुलर रेंज ऑफ एक्टिविटीज, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का ग्रुप, वो क्या होता है? इंटरेस्ट एरिया होता है। फील्ड क्या चीज है? पर्टिकुलर सब्जेक्ट है। तो आपसे यहां पर स्टेटमेंट में क्या बोला? द प्रोफेशन यू चूज डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट फील्ड। भाई आपका इंटरेस्ट फील्ड क्या है? पर्टिकुलर सब्जेक्ट तो हो नहीं सकता, मतलब कोई ना कोई पर्टिकुलर एरिया है जो कि ग्रुप है सब्जेक्ट्स का। ऐसा ही होगा ना दोस्तों, बायो साइंसेज है, नेचुरल साइंसेज है, मेडिकल साइंसेज है, इंजीनियरिंग है, वो आपका इंटरेस्ट एरिया है, ना कि इंटरेस्ट फील्ड है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यस इट नीड्स इंप्रूवमेंट। और इंप्रूवमेंट क्या चाहिए? द प्रोफेशन यू चूज डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट एरिया, ना कि इंटरेस्ट फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच वन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। रेस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव, 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 किस वर्ड से रिस्पॉन्ड हम एक पर्टिकुलर वर्ड यूज करते हैं, इसी से बने हुए वर्ड्स और क्या हैं? रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्स, करेक्ट स्पेलिंग्स बता रहे हैं हम आपको, रिस्पॉन्सिव, रेस्पॉन्सिवनेस, ये सारे के सारे वर्ड्स हैं जो कि करेक्टली स्पेल्ड हैं। यहां पर रेस्पॉन्सिव, रेस्पॉन्सिव हमने लिखा है, करेक्ट है। ये REA कभी नहीं आता, REA SEVE नहीं आता, RA से नहीं आता, तो पहला आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड एंथुजियाज्म।
सबको एंथुजियाज्म है कि जब नौकरी लगेगी एज ए नर्सिंग ऑफिसर तो कैसा होगा पहला दिन। सबको एंथुजियाज्म है कि जब नौकरी लगेगी तो कैसे रहेगी हमारी नर्सिंग ऑफिसर की कैरियर, नर्सिंग ऑफिसर का कैरियर, नर्सिंग ऑफिसर की लाइफ। सबको एंथुजियाज्म है जब नौकरी लगेगी तो DSSB के तहत में दिल्ली गवर्नमेंट के सबसे बड़े हॉस्पिटल में कैसा रहेगा हमारा काम करने का दिन, कैसी रहेगी हमारी लाइफ, इसको बोलते हैं एंथुजियाज्म। आपको कोई चीज़ आप खरीदने वाले हैं, गाड़ी खरीदने वाले हैं, आपको एंथुजियाज्म है उसके लिए कि कैसा रहेगी, मुझे कैसा फील होगा। घर में ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेके आने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में फ़ोन देख लीजिए, जैसे पैड देख लीजिए या सिस्टम देख लीजिए, उनमें सबसे ऊंचे पायदान पर कौन जो एप्पल स्टैंड करता है उसका कोई प्रोडक्ट यूज करने में जो एंथुजियाज्म पर्टिकुलर पर्सन को होता है उससे हम बोलते हैं दैट इज एंथुजियाज्म। और एंथुजियाज्म का मीनिंग क्या है दोस्तों? बहुत सारे मीनिंग है इसका। सबसे सिंपल मीनिंग है एक्साइटमेंट। क्या है भाई? एक्साइटमेंट। इसके अलावा भी कुछ है क्या? जील। ये वर्ड दिमाग में रखिएगा, हमने किसी न किसी चैप्टर में पहले डिस्कस किया। जील। ईगर यानी कि भाई हम बहुत ज्यादा उत्सुक हैं किसी चीज के लिए, ईगर। पैशन भी इसी का मीनिंग है। पैशन का मतलब भी क्या भाई? एंथुजियाज्म है, मेरा पैशन है टीचिंग, पैशन है स्टडी। अगर इसके उल्टे शब्दों की तरफ जाएं, एंटोनिम्स की तरफ जाएं, तो इसको बोलते हैं एपैथी। ये एंथुजियाज्म का एंटोनिम है। यहां पर आंसर मिल रहा है क्या? जी मिल रहा है। एंथुजियाज्म का मतलब एक्साइटमेंट, जील, ईगर, पैशन, ये सारे के सारे इसी के मीनिंग है।